हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हमें सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करना है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा का सब्जेक्ट है, तो डिप्लोमा से क्या बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं। एक फार्मासिस्ट के अगर रोल की बात की जाए तो वो डॉक्टर से कम नहीं होता है, उसके भी अपने पर्टिकुलर रोल्स होते हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इतना डॉक्टर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितने फार्मासिस्ट कनेक्ट हो पाते हैं, अपने डिसिप्लिन की वजह से। ठीक है, उनकी केयर टेकर करने की वजह से, उनकी पेशेंट जितने भी पेशेंट होते हैं उनसे आराम से पोलाइटली बात करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो फार्मासिस्ट को करने पड़ते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा जाए तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये हमें आज इसमें पढ़ना है। फार्मासिस्ट के तो वैसे बहुत सारे रोल्स होते हैं। ठीक है, जितना अच्छा रिलेशनशिप फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में होता है उतना डॉक्टर के बीच में नहीं होता है। बट आज हम बात करने वाले हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने वाले हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर का मतलब होता है प्रलय। ठीक है, जो नेचुरली आती है, जैसे कि कोविड-19 सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद कोई भूकंप, अर्थक्वेक या फिर कोई सुनामी या फिर कोई ज्वालामुखी का फटना। तो ये सारी जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे गिनवाई, ये सब डिजास्टर में आता है। ठीक है, तो डिजास्टर को भी हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, पुलिस। ठीक है, और फार्मासिस्ट का भी डिजास्टर में रोल रहता है। जैसे कि कोविड-19 में सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, बट जो हमारे फार्मासिस्ट थे, जो हमारे डॉक्टर थे, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, वो सब कोविड-19 को मैनेज करने में लगे हुए थे। तो जो कोविड-19 है वो भी किस में आता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट कंडीशन में आता है। ठीक है, डिजास्टर का मतलब सपोज करो कहीं पे सुनामी आने वाली है और हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है, तो हम वहां से लोगों को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो वहां से हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिजास्टर जो आने वाला है, जो प्रलय आने वाली है, उसमें कम लॉस होगा। दूसरी बात, आफ्टर द डिजास्टर यानी कि प्रलय आने के बाद लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, लोगों के पास खाना पीना नहीं रहता है, लोगों को मेडिकल सर्विस नहीं मिलती है, तो वो सारा का सारा जितना भी मैनेज करना होता है वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो डिजास्टर को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उन लोगों को जिन लोगों के पास प्रॉपर खाना नहीं रहता है, मेडिकल सर्विस नहीं रहते हैं, उनके घर नहीं रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन से उनको हमें बाहर निकालना है। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था वो 2005 में आया था। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रूल था वो हमारा 2005 में आया था। ठीक है, आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारा 2005 में आया था। ठीक है, ये मेनली क्या था, गवर्नमेंट ने पास किया था। इसमें 11 चैप्टर और 79 सेक्शन थे। जो क्या था, जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 23 दिसंबर 2005 को इसको लागू कर दिया था, यानी कि स्टाम्प लगा दी थी कि भाई अब से ये सारी की सारी चीजें फॉलो होंगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है ये है डिजास्टर की डेफिनेशन। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सडन ऑक्यूरेंस ऑफ कैलामाइटस, यानी कि जो एकदम से प्रलय आती है। ठीक है, वायलेंट या फिर पर्टिकुलर इवेंट रिजल्टिंग इन सब्सटेनियल मटेरियल डैमेज, यानी कि जो भी पर्टिकुलर डैमेज होता है, लोगों के घर चले जाते हैं, लोगों के पास खाना पीना नहीं रहता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजना पड़ता है। ये सब कंडीशंस जो होती है डिजास्टर में होती है और ये सडन कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे और आपको डिजास्टर की डेफिनेशन दी गई है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, मैन मेड क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं। सिविल डिसऑर्डर और पैंडेमिक हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल ईच ईयर, यानी कि हर पर्टिकुलर ईयर में होता क्या है कि मेनली कोई ना कोई डिजास्टर कंडीशन आती ही आती है। जैसे नेचुरली हो सकती है या फिर मैन यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हो, सिविल डिसऑर्डर हो
सकता है, पैंडेमिक हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी कंडीशन हर ईयर आती भी है, लाखों का नुकसान भी करती है, बट उसको हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो वो सारा का सारा किस में आता है, डिजास्टर में आता है। जैसे इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, टेररिज्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, मास पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, मैन मेड डिजास्टर हो सकती है। तो ये जो जितनी भी यहाँ पे कंडीशन है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट को इंक्रीज करती हैं। इम्पैक्ट का मतलब है यानी कि ये क्या करेंगी, आबादी पे इफेक्ट डालेंगी, आगे जाके फिर ये गवर्नमेंट पे इफेक्ट डालेंगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हमें सर्वाइव करना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरली आता है, ठीक है, जितनी भी हमारी नेचुरली प्रलय आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना, भूकंप आना, ठीक है, फ्लड्स का मतलब होता है पानी का बढ़ना, ह्यूरिकेन्स का मतलब होता है मेनली तूफान आना, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस का मतलब होता है ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स। तो ये किस में आता है, सब नेचुरल डिजास्टर में आता है। ह्यूमन मेड डिजास्टर का मतलब है एक्सीडेंटल कंडीशंस, जैसे कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो जाना, कोई फायर हो जाना, ठीक है, इंडस्ट्री में आग लग जाना, उसमें भी क्या होता है, आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ हानि भरनी पड़ती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना, रेडिएशन, केमिकल स्पिल्स, ये सब क्या है, पर्टिकुलर ह्यूमन मेड डिजास्टर है, जो ह्यूमन के थ्रू डिजास्टर आया है, यानी कि जो ह्यूमन के थ्रू प्रलय आया है, ये सब उसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर यानी कि अगर सपोज, क्योंकि कुछ प्रलय में हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो नेचुरली आए वो भी आएगी, चाहे वो मैन मेड के थ्रू आए वो भी आएगी, बट हम उसको ठीक तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को सेफ्टी फील करा सकते हैं। तो वो सारा का सारा हमें क्या एडवांटेज होती है जब हम डिजास्टर मैनेज करते हैं, वो हमें इसमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट आता है सेव लाइफ। सेव लाइफ में क्या होता है, जितने भी हमारे इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं वो पीपल को क्या कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं टाइमली, कि जैसे सपोज कीजिए आपको पता है जितने भी हमारे अलर्ट होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे तूफान इतने टाइम में आ सकता है। आज के टाइम में क्या सब चीजें ऑनलाइन चलती हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहां का जितना भी सराउंडिंग एरिया होगा उससे सबसे पहले हम उसको वहां से खाली करवा देंगे, जितने लोग हम सेव कर पाएंगे उनको एक सेफ प्लेस पे पहुंचा देंगे। तो डेट इज कॉल्ड सेव लाइव्स, और ये हमारा एडवांटेज है डिजास्टर मैनेजमेंट का। एग्जाम्पल भी दिया है, टाइमली वार्निंग अबाउट इनकमिंग सुनामी कैन अलाउ पीपल टू रीच सेफ्टी, यानी कि जब सुनामी आती है तो हम उनको पहले टाइमली ही वार्निंग कर देते कि वो वहां का जो एरिया है उसको खाली कर दीजिए और किसी सही और जो सेफ्टी है प्लेस है वहां पे आप चले जाइए। तो ये बेनिफिट होता है। ये भी क्या होता है, ये भी जो विद द हेल्प ऑफ जितने भी हमारे पर्टिकुलर फार्मासिस्ट होते हैं वो करते हैं, मेडिकल टर्म के जितने भी लोग होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस। डेफिनेटली सी बात है, अगर डिजास्टर को हम पहले ही मैनेज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक का लॉस होगा वो कम होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एडवांटेज होता है। इकोनॉमिक डैमेज को कहीं ना कहीं ये हमारा मिनिमाइज करता है, ठीक है। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर प्लान बनाता है पहले कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा बचा सके, लाइक रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पावर प्लांट्स हो गए। तो ये क्या होता है, पहले से ही एक बनाया हुआ प्री प्लान होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें लगानी होती है जिससे हमारा इकोनॉमिक का लॉस कम हो। नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रीमलाइंस रिस्पॉन्स और रिकवरी। गुड डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योर दैट हेल्प एंड रिसोर्स आर डायरेक्ट वेयर दे आर नीडेड मोस्ट, यानी कि जब जो एक अच्छा गुड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो इंश्योर करता है, पता लगाते हैं कि किसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है और किसको सबसे ज्यादा रिसोर्स चाहिए। जिनको रिसोर्स चाहिए, जिनको नीड है, वहां पे वो डायरेक्टली रिसोर्स पहुंचवाने का काम करते हैं, रिकवर करने का काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए बाढ़ कहीं पे आ जाती है तो वहां के जो आसपास के लोग होते हैं वहां से खाली कराया जाता है, उनके खाने का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब किस में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ही आता है। नेक्स्ट इसमें आता है बिल्डअप कम्युनिटी रेलिसेंस। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं, बट उनके लिए स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं कि आगे ऐसा कोई अगर फ्यूचर में डिजास्टर ना हो, और अगर होता है तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे। जैसे कोविड-19 आया था, तो जब स्टार्टिंग में कोविड-19 आया तो किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में जो
गवर्नमेंट है उसने ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर आगे भी वो आता है तो हम उसके साथ लड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट में मेनली होता है क्या है कि जितने भी लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोगों की जो फंसे हुए हैं, तो उनमें क्या होता है, एंजाइटी ना हो, घबराए ना, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, कम कर सके, उनको प्रॉपर खाना दे सके, उनके लिए एक अच्छा प्लेस क्रिएट कर सके जहाँ पे वो सेफ फील करें। तो ये सारी की सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट में करनी होती है। तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होता है, उनको लगता है कि हाँ हमारे पास कोई है हमारी हेल्प करने के लिए, और उनकी एंजाइटी को भी कहीं ना कहीं वो रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। उनको बोला जाता है कि नहीं आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सब के सब जो जितने भी एडवांटेज है ये आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब नेचुरल डिजास्टर में जो हमारा सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल आता है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि अर्थक्वेक को भूकंप बोला जाता है। तो मेनली एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कोज्ड बाय ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो भूकंप होता है पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना है, जो पृथ्वी की परत के भीतर ऊर्जा की अचानक रिलीज होने के कारण होता है। मेनली क्या है कि हम जो हमारे अर्थ है उसके नीचे एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है, ऊर्जा होगी जो क्या है अचानक से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी जनरेट सिस्मिक वेव्स कॉमनली नोन एज एस वेव। मतलब पर्टिकुलर ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, जो आमतौर पर एस तरंगों के रूप में जाना जाता है, यानी कि एस वेव इनको बोला जाता है। कोज हम देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, तो अर्थक्वेक अकर ड्यू टू सडन टेक्टोनिक मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि भूकंप जो होता है वो मेनली अर्थ की जो एक नीचे पपड़ी के भीतर अचानक, ठीक है, हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। जो हमारा अर्थ है उसके नीचे ये सडनली स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज सेक्शन कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी कि जब ये पर्टिकुलर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर की साइड को आना स्टार्ट हो जाता है तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, विच फ्लोट ऑन द सेमी फ्लूइड लेयर नोन एज एस्थिनोस्फेयर्स। यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स होता है ये सेमी फ्लूइड लेयर का होता है, जिसको हम स्टेनोस्फेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ठीक है, ये क्या रहेंगी, पर्टिकुलर कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली सी बात है, अगर अर्थ में एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थ के नीचे तो हमें क्या है, कंपन महसूस होगा, मोशन महसूस होगा, और स्लोली स्लोली ये क्या है कभी कभी बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट डिस्टर्बेंस आर क्रिएटेड व्हेन दे पास ईच अदर और कोलाइड। यानी कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के से गुजरती हैं या फिर आपस में क्या करते हैं, टकराती हैं, जो क्या करते हैं पर्टिकुलर अर्थक्वेक को क्रिएट करती हैं। तो ये क्या है, हमारा अर्थक्वेक है जो हमारा किस में आता है, नेचुरल डिजास्टर में आता है। और मैनेजमेंट, जो भी लोग इसके लिए जितनी भी हेल्प करेंगे दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आता है स्टे क्लीन। तो यानी कि आपको काम रहना है, ठीक है, आपको पैनिक कंडीशन नहीं करना है, क्योंकि पैनिक कैन लीड एक्सीडेंट। हमेशा जो पैनिक और एंजाइटी वाली कंडीशन होती है उसमें हमेशा एक्सीडेंट कोज होते हैं। तो ना तो आपको एंजाइटी कोज करनी है, घबराना नहीं है, ना ही आपको पैनिक होना है। सेकंड है इसमें इंडोर सेफ्टी। यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं, इफ यू आर इंडोर स्टे इनसाइड, तो इनसाइड ही रहिए, अंदर ही रहिए, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। बट कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस आप सर्च कर लीजिए जहां पे फर्नीचर के किसी मजबूत टुकड़े के नीचे या किसी आंतरिक दीवार के सामने आप खड़े रहें। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम विंडो एंड आउटसाइड डोर। यानी कि विंडो और आउटसाइड डोर के से दूर रहें, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आप क्या है, नेक्स्ट इसमें आता है आउटडोर सेफ्टी। यानी कि अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड है, जरूरी तो है नहीं कि आप घर के अंदर ही रहेंगे। या हमें पहले से पता है कि भाई इस टाइम हमारा अर्थक्वेक आने वाला है। आज के टाइम में तो फिर भी ऑनलाइन इतना डेवलपमेंट हो गया कि कोई हमारे जो साइंटिस्ट है वो फिर भी हमें थोड़ा सा अनुभव दे देते हैं कि इस
टाइम से इस टाइम तक अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, कितने हाई लेवल में आएगा वो भी पता चल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप घर के अंदर ही हो। तो अगर आप आउटसाइड हैं तो तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह आपको सर्च करनी है जहाँ पे बिल्डिंग, ट्री, ठीक है, स्ट्रीट लाइट या फिर यूटिलिटी वायर्स ना हो। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप क्या है कि ऐसी जगह खोजेंगे जहाँ पे ये सारी चीजें ना हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ड्राइविंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर आप अर्थक्वेक के ड्यूरिंग ड्राइव कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि हाँ भूकंप आ रहा है, तो तभी आप अपनी ड्राइव को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। एक ऐसा पर्टिकुलर सेफ स्पॉट ढूंढ ले जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ट्री वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह ना हो। ठीक है, एंड स्टे इन योर कार अंटिल द शेकिंग स्टॉप, यानी कि आप अपनी गाड़ी के अंदर ही रहें जब तक वो जो शेकिंग है, जो उसमें कंपन है, शिवरिंग है, वो खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट इसमें आता है अवॉइड यूजिंग फ्लेम्स। अगर आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो कोई भी माचिस, कोई भी कैंडल, कोई भी फ्लेम आप उस टाइम यूज ना करें। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल गैस लीक। नेक्स्ट इसमें आता है इफ इन बेड। अगर आप बेड पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बेड के बाहर, मतलब बेड से नीचे नहीं जाना है, इंस्टेड आपको वहीं पे रहना है, अपने फेस को नीचे डाउन करना है। ठीक है, और साइड में आपको क्या है, आपका जो नेक है, ठीक है, आपका जो हेड और नेक है उसको आप पिलो के साथ कवर कर सकते हैं। इससे आपकी एंजाइटी कम होगी। ठीक है, पैनिक आपको कम होगा। तो अगर आप बेड पे हैं तो आप वहीं पे रहिए, डू नॉट गेट आउट ऑफ बेड। ठीक है, आप क्या करें, अपने फेस को प्रोटेक्ट कर ले किसी भी पर्टिकुलर कवर अप से। ठीक है, और अपनी नेक और हेड के ऊपर आप अपना पिलो रख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वो सारी चीजें हैं जो हम अर्थक्वेक के ड्यूरिंग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें आते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर का एक एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लांट में हुआ था इसीलिए इसको ह्यूमन मेड डिजास्टर बोला गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, भोपाल डिजास्टर में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक केमिकल एक्सीडेंट हुआ था नाइट में 2-3 दिसंबर 1984 में, जिसमें एक प्लांट था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल करके एक प्लांट था भोपाल में, मध्य प्रदेश में। मेनली हुआ क्या था कि इस इंडस्ट्री के अराउंड 5 लाख लोग एक स्मॉल टाउन में रहते थे। मतलब 5 लाख लोगों की आबादी उस प्लांट के चारों ओर रहती थी, आसपास में रहती थी। बट उसमें एक दिन क्या हुआ 2-3 दिसंबर 1984 में, कि जो उसका पर्टिकुलर गैस थी वो एक्सपोज्ड हो गई। हाईली टॉक्सिक गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें बहुत लॉस हुआ था। ठीक है, तो वो एक्सपोज्ड हो गई और वो क्या हुआ, उस पे ने किस पे इफेक्ट डाला, वहां के जो आसपास के लोग थे उस पे इफेक्ट डाला। एस्टिमेट तो बहुत बड़ा था, डेथ भी बहुत ज्यादा हुई थी, बट जो ऑफिशियल नंबर निकल के आया था वो डेथ का था, वो था हमारा 2259 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, बहुत काफी बड़ा ये एक रेंज है लोगों का। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे लॉसेस उठाए थे। 2008 में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी उन्होंने कंपेंसेशन भी दिया उनके फैमिली मेंबर को। अराउंड 3787 विक्टिम उसमें जो थे किल हुए गैस रिलीज होने के बाद। ठीक है, तो उनको कंपेंसेशन भी दिया गया, क्योंकि हम डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, और अराउंड 5,74,366 लोग जो थे विक्टिम थे वो इंजर्ड थे। तो बहुत बड़ा एक रेशियो आ जाता है इस पर्टिकुलर चीज से निकल के। तो ये इस टाइप का जो डिजास्टर होता है वो हमारा ह्यूमन मेड डिजास्टर में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि आप सब पता है कि आप डी फार्मा कर रहे हैं, आप फ्यूचर फार्मासिस्ट हैं, तो हमारे लिए मेन टॉपिक यही रहता है कि अगर डिजास्टर को मैनेज करना है तो फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। देखिए, ऐसा होता है कि जितना हम डॉक्टर को क्लेम करते हैं उतना ही हम फार्मासिस्ट को भी क्लेम करते हैं। फार्मासिस्ट भी क्या एक जुड़ी हुई ब्रांच है मेडिकल टर्म से। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो अपने आप में एक हिस्ट्री रोल है। डिजास्टर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है हमारे इसमें पर्टिकुलर। जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट थे, जितने भी हमारे मेडिकल टीम थी, उनका सबका अपना रोल है। बट फार्मासिस्ट का जो रोल है वो डेफिनेटली बहुत सही है, अच्छा है, उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो जब भी कहीं पे डिजास्टर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में
आ जाता है कोविड-19, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए ऐसा था जिसमें हम लोग घर बैठ गए थे, हमें सिर्फ अपनी हेल्थ की चिंता थी। कोविड-19 से जैसे-तैसे करके हमें बचना था। तो कोविड-19 में जितना रोल एक हेल्थ हेल्थ टीम का था, पुलिस का था, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो लोग काम करते थे उनका था, उसका ही रोल हमारे फार्मासिस्ट का भी था। इन्होंने अपनी हेल्थ को ना देख के, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ को ना देख के, इन्होंने पेशेंट्स को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखा, और ये सबसे बड़ा काम होता है। तो जितने भी हमारे फार्मासिस्ट थे, जितना भी हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी हमारे फार्मासिस्ट थे, उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे एक बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को बचाकर, पेशेंट को बचाकर एक पर्टिकुलर ग्लोबल मूवमेंट इन्होंने कराया है। तो कहीं न कहीं इनका जो रोल है वो कोविड-19 में भी था, ठीक है? उसके बाद फिर जितने भी हमारे डिजास्टर अफेक्टिंग पेशेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक सेफ असिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि एक सेफ रिलैक्सेशन मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से वो क्या ना हो, पैनिक ना हो, ठीक है? तो मेनली जो रोल होता है वो फार्मासिस्ट के बिहेवियर का भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट हैविंग एसोसिएटेड क्रॉनिक डिजीज। जैसे कि हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं किसी भी क्रॉनिक डिजीज को लेकर, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं कि अगर आपको ये वाली डिजीज हो जाती है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे अवेयरनेस ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे टोबैको का हो गया, ठीक है? तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे फॉलो होते हैं वो फार्मासिस्ट के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, फार्मासिस्ट वर्क विद द अदर मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम एंड रेफर पेशेंट क्रोनिक डिजीज रिलेटेड इश्यू टू देम। तो यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो अदर हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर वो इश्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है? उनका अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको खत्म करते हैं, उनकी जो पैनिक कंडीशन है उसको खत्म करते हैं। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर होता है क्या है कि जितने भी हमारे डिजास्टर्स सिचुएशंस होती हैं, इफ अगर कोई भी हमारी डिजास्टर कंडीशन है, चाहे वो कोविड-19 है या फिर अर्थक्वेक है, नेचुरली डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है, तो इसमें ये क्या करते हैं, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें हर पेशेंट उनके लिए सिर्फ पेशेंट रहेगा, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब कोई भी फार्मासिस्ट ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर आदमी का इलाज नहीं करूंगा। तो ये क्या होते हैं, मेनली नॉन ट्रेडिशनल रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है? उनके लिए सब इक्वल है, उनके लिए कोई ट्रेडिशनल फॉलोअप नहीं है कि मैं इसका इलाज नहीं करूंगा या मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। उसके बाद फिर ये जितने भी हमारा पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस का मतलब एक सेफ डिसीजन पेशेंट के लिए, तो वो क्या होता है, थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्रीज, जो सबसे मेन काम होता है। वो क्या करेंगे, कौन सी मेडिसिन उसको देनी है, कौन सी आगे उसको प्रोवाइड करानी है, क्या वो पहले से यूज कर रहा था मेडिसिन में, वो सारी की सारी हिस्ट्री हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, उसको बताएंगे कि आपको ये दवाई किस टाइप से लेनी है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे, फार्मासिस्ट के थ्रू ही वैक्सीनेशन कराई जाती है। परफॉर्मिंग बेसिक मेडिकल चेक्स, यानी कि जितने भी मेडिकल के चेक्स हैं, चेकअप हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, फार्मासिस्ट के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो फार्मासिस्ट का एक अपना अलग रोल होता है, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट के एक चेन है। चेन का मतलब क्या है कि बिना फार्मासिस्ट के हेल्थ केयर जितने भी मेंबर होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ पे मेडिसिन बनती है उसके बिना भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चेन है जो आपस में बंधी हुई है, और एक अगर टूट जाती है तो उसके बिना फिर बाकी अधूरी है। लास्ट में हम एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, इससे आपको समझ आएगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, कितना आपको समझ आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजास्टर, एक्सप्लेन दियर टाइप इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थक्वेक। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की, सोशल फार्मेसी के, जिसमें हमें पढ़ना है फार्माको इकोनॉमिक, बेसिक, health insurance, health maintenance organization, health spending, out of pocket expenses. Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.